तो चलिए आगे बढ़ते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की तरफ। अब तक हमने क्या किया है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है मोल के बारे में और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया ले लिया है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ये जो भी पूरा पढ़ रहे हैं, जो हमारा पूरा फॉर्मेट है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है और ना ही इससे कुछ कम है। ठीक है, तो इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एनसीईआरटी एंड सीबीएसई एग्ज़ाम्स। चलो, और ये जो हमारी सीक्वेंस है वो भी हमारी एनसीईआरटी की ही सीक्वेंस है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी आज की क्लास में, तो वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। अच्छा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब कुछ कंपोज्ड वर्ड से आ रहा होगा कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो भी आपका, अगर मान लो आपके पास कोई एक नया कंपाउंड आपको मिला है, तो आप ये कैसे बताओगे कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, उस कंपाउंड में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं ये किस फिक्स्ड रेशो में या किस रेशो में प्रेजेंट होंगे इस कंपाउंड में। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है हमें, तो हमें उस कंपाउंड में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेजर यूज़ है और ये मेजर एप्लीकेशन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम निकालते कैसे हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन मास परसेंट ऑफ एलिमेंट है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। मतलब अगर आप पूरे कंपाउंड को 100% मान लो, तो उस 100% कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कितने कितने परसेंट है, ये हमें पता चलता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास 1 मोल कंपाउंड है, 1 मोल कंपाउंड को हमने 100% मान लिया। ठीक है, तो उस 1 मोल कंपाउंड में मतलब 100% कंपाउंड में कितने परसेंट दूसरे एलिमेंट्स के हैं वो हमें निकालना है यहाँ पर। अब उसके लिए क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, कह रहे तो अंडरस्टूड सी चीज़ है कि अगर आपको मास परसेंट ऑफ एलिमेंट किसी का भी निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किस मास परसेंट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड में निकाल रहे हो ना, तो कंपाउंड में 1 मोल कंपाउंड में 1 मोल कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट 1 मोल कंपाउंड या मोलर मास ऑफ कंपाउंड। क्योंकि आपको बताया था ना मैंने कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम इसको मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इनटू 100 करना पड़ेगा। तो क्या है फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट वुड बी इक्वल टू ए परसेंटेज कॉम्पोजिशन of any element, a mass percent of element would be equal to mass of element in 1 mole of compound divided by mass of 1 mole compound या molar mass of compound into 100। तो इस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको और समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड आउट मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है, एक कंपाउंड है, अमोनिया का मॉलिक्यूल होगा। अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, NH3 है ना, ये अमोनिया है हमारे पास NH3। अच्छा, अब आप देखो एक मॉलिक्यूल है आपके पास अमोनिया का, एक NH3 मॉलिक्यूल है। इस एक NH3 मॉलिक्यूल में कितने कितने नाइट्रोजन आटम्स हैं, एक नाइट्रोजन आटम है। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया वी कैन राइट 1 molecule of ammonia contains 1 नाइट्रोजन आटम और कितने हाइड्रोजन आटम है, 3। ठीक है, एंड 3 हाइड्रोजन आटम्स। फाइन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन का आटम है और 3 हाइड्रोजन के आटम्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया में अगर 1 नाइट्रोजन आटम और 3 हाइड्रोजन आटम है तो 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल्स में 1 मोल ऑफ अमोनिया विल कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन
atoms, 1 mole of nitrogen atoms and 3 mole hydrogen atoms. फाइन, ठीक है. चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में 1 मोल या 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का है और 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स का है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें मास परसेंट निकालनी है हर एक एलिमेंट की अमोनिया मॉलिक्यूल में. अब अमोनिया में कितने एलिमेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? एक तो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन. तो अभी ये हम अगर निकालना चाहें मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, किसमें, इन 1 मोल अमोनिया. 1 मोल अमोनिया में कितना मास परसेंट नाइट्रोजन का है. तो आपको यहाँ पे पता है कि 1 मोल अमोनिया में कितने मोल नाइट्रोजन एटम्स के हैं, 1 मोल, 1 मोल. और 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम्स पर मोल. ठीक है. तो आप क्या करोगे, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड या मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल अमोनिया, कितना, 1 मोल अमोनिया में कितना मास है नाइट्रोजन एटम का, 14 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल अमोनिया या मोलर मास ऑफ अमोनिया. अब अमोनिया का मोलर मास आप कैसे निकालोगे, आपको पता है इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन है, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1. ठीक है. तो आपके पास क्या आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं. तो 14/17 इंटू 100, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये हुआ आपका 82.35%. तो मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया आपके पास, 82.35%. ऐसे ही एग्जैक्टली सेम तरीके से हम मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे इन 1 मोल अमोनिया. तो ये कितना आएगा, हम इसमें क्या रखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल अमोनिया. 1 मोल अमोनिया में कितना मोल हाइड्रोजन का है, 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम पर मोल. तो 3 मोल हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 ग्राम पर मोल. ठीक है. डिवाइडेड बाय 17 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास हो गया अमोनिया का, इंटू 100. क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 3/17 इंटू 100. तो ये आपका बना 17.65%. तो ये क्या हो गया, 17.65% क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया. और 82.35% क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया. तो इस तरीके से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को निकालते हैं. इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो कि हमारा एनसीईआरटी में गिवन है. तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हमारे को इथेनॉल दे रखा है और हमें ये बताना है कि परसेंटेज क्या होगी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इथेनॉल में. सबसे पहले तो ये करने के लिए हमें इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए. इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH. दिस इज इथेनॉल. ठीक है. अब इथेनॉल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो है हमारे पास कार्बन, दूसरा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन, और कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, हाइड्रोजन. तो हमें एक एक करके मास परसेंट निकालनी है कार्बन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की. तो सबसे पहले तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं C2H5OH का. C2H5OH का मोलर मास क्या हो जाएगा, देख लेते हैं. इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 इंटू हर एक कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम पर मोल, 2 इंटू 12 प्लस इसमें कितने हाइड्रोजन है, 5 इधर और 1 इधर, 6 हाइड्रोजन है. और हर एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम पर मोल, प्लस इसमें कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16. तो ये आपका ऐड करोगे टोटल, तो ये आपका मोलर मास जो आएगा C2H5OH का, ये आपको मिलेगा 46 ग्राम्स पर मोल. ठीक है. तो ये तो आ गया मोलर मास आपके कंपाउंड का. मोलर मास आ गया आपके इथेनॉल का, या बोलें तो 1 मोल इथेनॉल का मास हमने निकाल लिया, दैट इज़ 46 ग्राम्स.
अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है एक एक करके मास परसेंट ऑफ कार्बन। देखो बहुत ईजी है ये, मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालनी है किसमें, 1 मोल इन 1 मोल इथेनॉल। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालनी है तो आप क्या करोगे, मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल इथेनॉल, 1 मोल इथेनॉल में कितना कार्बन है, कितना मास होगा कार्बन का। तो एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप 1 मोल लो, 1 मोल आपने इथेनॉल का लिया है, तो 1 मोल इथेनॉल में 1 मोल इथेनॉल में जो कार्बन प्रेजेंट है, कितने मोल कार्बन प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। भाई देखो, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल में, इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो 1 मोल इथेनॉल मॉलिक्यूल में 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 1 मोल इथेनॉल में सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 मोल इथेनॉल कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फाइन, हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है 1 मोल इथेनॉल में, हाइड्रोजन एटम 5 + 1 6, तो यहाँ पर 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। 1 मोल इथेनॉल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अभी हमें मोल पता लग गया तो हम अमाउंट ग्राम्स में भी निकाल लेंगे। हमने सीखा है कि मोल्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल इथेनॉल है, दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, दिस वुड बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल इनटू 100। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन के लिए मास ऑफ कार्बन कितना है, मोल्स हैं हमारे पास, तो 2 मोल है, और हमें पता है 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, तो 2 मोल कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 × 12 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना है 46 ग्राम्स। परसेंट की बात कर रहे हैं तो इंटू 100 कर देंगे, और ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी 52.17%। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल इथेनॉल। 1 मोल इथेनॉल में कितना मास परसेंट ऑक्सीजन का है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल इथेनॉल, 1 मोल इथेनॉल में कितना मास ऑक्सीजन का है ये देखना है। 1 मोल इथेनॉल में 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम विच इज 16 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना है 46 ग्राम्स इंटू 100। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा परसेंट 34.78%। क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऐसे ही हम मास निकाल लेंगे, मास परसेंट ऑफ, देखो आप यहाँ पर एक स्मार्ट मूव कर सकते हो। आप स्मार्ट मूव क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इथेनॉल में सिर्फ 3 ही एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन का परसेंटेज इतना आ गया, ऑक्सीजन का इतना आ गया, बचे हुए हाइड्रोजन का जो मास परसेंट है वो आप कैसे निकाल लोगे, 100% माइनस इतना परसेंट प्लस इतना परसेंट, मतलब इन दोनों परसेंट को ऐड करो और 100 में से माइनस कर दो, तो विल गेट मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो हम एक बार डायरेक्टली ही कर लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड ही, कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल। अब मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल इथेनॉल कितना है, 1 मोल इथेनॉल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, और 6 मोल हाइड्रोजन एटम है, और हमें पता है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास ऑफ इथेनॉल से, दैट इज़ 46 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी 13.04% होंगे हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं, जो कि निकालना बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके साथ हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को ख़त्म करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट टॉपिक इज़ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला जो होता है, हमारे पास 2 तरीके के केमिकल फॉर्मूला होते हैं। ठीक है,
केमिकल फॉर्मूले हम जो होते हैं, दो तरीके से हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के तरीके से रिप्रेजेंट करो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप एम्पेरिकल फॉर्मूले की तरह रिप्रेजेंट करो। जनरली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिए होते हैं, या उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को हम वाइडली यूज़ करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूलाज को हम वाइडली यूज़ नहीं करते। तो पर एक बार हमें पता तो होना ही चाहिए कि दोनों क्या चीज़ है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उस केमिकल फार्मूले की टाइप है जहाँ पर हमें कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के एटम्स का एग्जैक्ट नंबर पता होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दैट केमिकल फार्मूला विच इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। भाई कंपाउंड के मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल में जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, उनका एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंटेड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन। हमें पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH3। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूले की। अब नेक्स्ट एक और टाइप का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है, दैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए होते हैं हर एक एलिमेंट के। ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिए होते हर एक एलिमेंट के, उसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दी होती है। एम्पेरिकल फार्मूला वो केमिकल फार्मूला है जिसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दी होती है हर एक एटम की। ठीक है, तो ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की बात कर रहा है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है C6H6 है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो बेंजीन के एम्पेरिकल फार्मूला में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दी हुई होगी। ठीक है, तो क्या बनेगी वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, दैट इज CH। तो एग्जाम्पल क्या हो गया एम्पेरिकल फार्मूला का? CH बेंजीन के लिए। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पेरिकल फार्मूला में। अच्छा, अब एक बहुत ख़ास चीज़ जो अभी अभी आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ी है, उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो मेजर यूज़ है वो ये है कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स की, ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी हो ना, तो आप उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को यूज़ करके उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटेक्ट कर सकते हो। आपको समझ में आई बात? अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी हो किसी भी कंपाउंड के लिए और आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, आप पता करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन को यूज़ करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे और ये चीज़ हमारे सिलेबस में भी है कि हम कैसे डिराइव करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो यू कैन सी हियर, इफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी नोन। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला से फाइनली हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी चीज़ को सीखते हुए हम आगे चलते हैं और एक NCERT का हम एग्जाम्पल लेंगे। NCERT का प्रॉब्लम नंबर 1.2 है विच इज़ ऑन पेज नंबर 16 ऑफ NCERT। आप वो सब रेफ़र कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। मतलब इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट है देख के बताएंगे। एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कार्बन है और तीसरा एलिमेंट क्लोरीन है। इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के कोई कंपाउंड बनाया गया है। ठीक है, और इस कंपाउंड का मोलर मास हमें गिवन है। क्या गिवन है? मोलर मास गिवन है, दैट इज 98.96 ग्राम्स। आपको इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? आपको
ठीक है, समझ आ गया आपको क्वेश्चन। आपको यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन तीनों एलिमेंट्स की दी हुई है, आपको इससे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखे तो इसका सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट वे है, ये एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा मतलब टीडीएस और हेक्टिक सा दे रखा है क्या कि आपको बस एक टैबुलर फॉर्म में सारे डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके की टेबल बनेगी जहाँ पर आप क्या करोगे, पहले एलिमेंट रखोगे अपना, फिर उस एलिमेंट की जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दी हुई है वो रखोगे, फिर आप उस एलिमेंट, अब आपको एलिमेंट पता है तो एलिमेंट का एटॉमिक मास भी पता होगा, उसका एटॉमिक मास दोगे, फिर आप क्या करोगे, रिलेटिव नंबर मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से, तो आपको रिलेटिव नंबर या सीधा कहें तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। उन नंबर ऑफ मोल से आप फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो निकालोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये तो हमें पता लग गया, अब इसको करना कैसे है हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, तो फर्स्ट एलिमेंट वी हैव इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 4.07%, तो 4.07 परसेंटेज दे रखी है इसकी। और एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, हमें पता है 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब रिलेटिव नंबर क्या होगा, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, मतलब परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो 4.07 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 4.07। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हमारे पास, कार्बन। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 24.27, तो कार्बन है उसकी परसेंटेज कितनी है, 24.27%। एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक मास या मोलर मास बोल लेते, 12 है। ठीक है, तो अब आप रिलेटिव नंबर में क्या करोगे, परसेंटेज को डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से, मतलब 24.27 को आप डिवाइड करोगे 12 से, तो आपको मिलेगा 2.022 2.022 आया आपका रिलेटिव नंबर या नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल इज Cl। क्लोरीन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 71.65%। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। ठीक है, अब आपको रिलेटिव नंबर निकालना है क्लोरीन का, तो 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, यह आपका सॉल्व करके आएगा 2.018। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो निकालनी है। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपकी लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इन तीनों में से, ये वाली। ठीक है, इस लोएस्ट वैल्यू से आप सबको डिवाइड कर दोगे, तो 4.07 बाय 2.018, इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2। ठीक है, ये सिंपलेस्ट रेशो आ गई, होल नंबर रेशो आ गई। इसके बाद 2.022 को आप डिवाइड करोगे 2.018 से, ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1, और 2.018 को आप डिवाइड करोगे 2.018 से, ये आ गया कितना आपका 1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या बन गई 211। अब देख लेते हैं, रेशो में एलिमेंट्स को लगाया है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। हाइड्रोजन का होल नंबर कितना आ रहा है 2, कार्बन का कितना आ रहा है 1, और क्लोरीन का कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा आपको इससे। एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl, मतलब एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ये क्या आया है आपका, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया, याद रहे ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो से आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही होगा। क्यों, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये ध्यान रहे, दिस कैन नॉट बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड होते हैं। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसमें होल नंबर, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो रिप्रेजेंटेड होती है हर एक एलिमेंट की। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना, बहुत बच्चे कर देते हैं कि ये निकालो और इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोच के
CH2Cl को मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए, वो गलत हो जाएगा, वो एम्पेरिकल फार्मूला है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करने की। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना है, बहुत इजी, बस थोड़ा सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा हमें। हमें क्या करना है, हमें ना एक इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। मतलब आप इस एम्पेरिकल फार्मूला को आप क्या करो, आप इस एम्पेरिकल फार्मूला को मतलब CH2Cl को किसी n नंबर से, किसी n होल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यू विल गेट योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब चीज़ ये आती है कि ये जो n है, इस n को हम कैसे निकालें, ठीक है। तो अब हम वही देखने वाले हैं, हाउ टू डिटरमाइन दिस इंटीग्रल n को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। n कुछ नहीं है, n इज सिंपली इक्वल टू मोलर मास, n would be equal to molar mass of compound divided by empirical formula mass। अब मोलर मास तो हमें पता है क्या है, और मोलर मास हमें गिवन भी है, कितना है इस कंपाउंड का, 98.96, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे लिए नई टर्म होगी। ये क्या है, देखो जैसे एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं ना मॉलिक्यूलर मास करके, वैसे ही एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज CH2Cl, इस एम्पेरिकल फार्मूले का भी आप मास निकाल सकते हो, उसको आप बोलोगे एम्पेरिकल फार्मूला मास। अच्छा, अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला मास आपको अगर निकालना हो, किसका निकालना है, CH2Cl2 का, तो CH2Cl2 का एम्पेरिकल फार्मूला मास उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, है ना। 1 मोल कार्बन ले लो, एम्पेरिकल फार्मूला मास को हम एक तरीके से मोलर मास ले लेते हैं, तो एक कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन का मास कितना है, हर एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, प्लस 1 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का मास कितना है, 35.5। तो ये आपका सॉल्व करके एम्पेरिकल फार्मूला मास जो आएगा वो एक बार देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना बना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास आया है 49.5, ठीक है। तो अब n की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास कितना है, गिवन है आपको 98.96, तो 98.96 को आप किससे डिवाइड करोगे, 49.5। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 2। n की वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आई है, 2। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, राइट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, या n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। देखो एम्पेरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया, क्या है, CH2Cl, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। n की वैल्यू आपने निकाल ली, 2 आ रही है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या बना, C2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 4, C2H4 और क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो ये आपका बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। बहुत इजी है, ये पेपर में आएगा तो हमारे इसमें एक भी नंबर अब लूज़ नहीं होने वाला है। चीज़ें बहुत आसान है, बस क्या है, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं बट बहुत आसान है। आप आराम से शांत दिमाग से होके पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको कंसिस्टेंटली रिवीजन करना है और अच्छे से हर एक टॉपिक को समझना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। आपने देखा अभी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या यूज़ है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हमने क्या निकाला है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, इस गिवन परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हमने पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकाला। कैसे निकाला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाली, उससे फिर हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, एम्पेरिकल फार्मूला से फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला अपना डिराइव कर लिया। कुछ नहीं करना है, एम्पेरिकल फार्मूला को
एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है किसी एक इंटीजर से, और वो इंटीजर आपका कैसे निकलता है, वो n की वैल्यू कैसे निकलती है, मोलर मास को आप डिवाइड कर देते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, ठीक है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इतना ही आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की और स्टोइचियोमेट्री की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री का क्या यूज़ है कि जब भी कोई एक रिएक्शन हो रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू या स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट लेने पर हमें कितना अमाउंट प्रोडक्ट का मिल सकता है, ठीक है, या कितना अमाउंट प्रोडक्ट का हमें मिल रहा है कितने अमाउंट रिएक्टेंट की रिएक्शन पर, ठीक है। तो एक यही यूज़ है आपका मोल कॉन्सेप्ट का या स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस का। ये टॉपिक बहुत आसान है, इसको फोकसली और बहुत ध्यान से पढ़ना, इट इज़ रियली वेरी वेरी इजी। आपको क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ मोल्स का आइडिया होना चाहिए, मोल्स निकालने आने चाहिए, और मोलर मास वगैरह का आइडिया होना चाहिए, मोलर मास निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, और वो एग्जांपल है कंबशन ऑफ मीथेन का। मीथेन गैस तो सबको पता ही है, मीथेन इज CH4, और कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन में क्या करते हैं हम, किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कंबशन के प्रोडक्ट्स मोस्टली क्या होते हैं, CO2, वाटर एंड सम एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप मीथेन का कंबशन कर रहे हो तो किस तरीके से होगा मीथेन का कंबशन, मीथेन इज CH4, है ना, ब्रैकेट में हम इसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे, दैट इज गैस। इसको आप मीथेन का कंबशन कर रहे हो, मतलब आप मीथेन को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, तो ऑक्सीजन गैस भी होगी यहाँ पर, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, मीथेन बर्न होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट देगी CO2 गैस, और दूसरा प्रोडक्ट देगी क्या आपको, वाटर गैस, ठीक है। साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्यों रिलीज होगी, क्योंकि कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कंबशन जब भी होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में हमें उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चलकर, आगे टॉपिक्स में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या है मोल कॉन्सेप्ट में, सबसे पहला काम क्या है कि जो भी आपको रिएक्शन दे रखी हो, आपको वो रिएक्शन प्रॉपरली लिखनी आती हो, ठीक है, और साथ ही उस रिएक्शन के आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्यों बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि हर एक एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड पर है, उस हर एक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड पर, उतने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स उस सेम एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड पर आपको एक कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन एटम है, तो प्रोडक्ट साइड पर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पर आपको 4 हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड पर दिख रहे हैं, तो 4 ही प्रोडक्ट साइड पर होने चाहिए, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट पर हो गए, और 4 हाइड्रोजन एटम्स ही रिएक्टेंट साइड पर थे। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आपका, अब आपने देखा कार्बन बैलेंस्ड है आपका, हाइड्रोजन आपका बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्या बचा, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं, 2 इधर और 2 इधर, तो कितने हो गए, 4। तो इसलिए इधर भी आपको 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 4 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड पर और 2 + 2 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रोडक्ट साइड पर, तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। तो बैलेंसिंग हमें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट को समझना है या स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस से अपने रिजल्ट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बैलेंसिंग नहीं आती होगी, बैलेंसिंग गलत होगी, तो आगे आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो बैलेंसिंग पर भी हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, एक अलग ट्यूटोरियल कर लेंगे। अब बैलेंसिंग डन है, तो अब नेक्स्ट काम क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो हैं ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर ही क्या है, ये है हमारे
प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है यहाँ पर 2, इधर है ना ये 2, इधर भी है ये 2, इधर अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, इधर भी कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1। ये 1 2 ये नंबर आगे हमने मॉलिक्यूल्स के क्या लगा रखे हैं, ये क्या है, ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, क्या है ये, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अच्छा अब हम चलते हैं आगे मोल कॉन्सेप्ट की तरफ कि मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस हमें किस तरीके से बता रहा है कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का लेने पर हमें कितना अमाउंट प्रोडक्ट का मिल सकता है अगर 100% रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। चलो देखो यहाँ पर आपकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो आपको क्या बता रही है, आपको ये बता रही है कि जो एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, एक मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का देता है और 2 मॉलिक्यूल वाटर के देता है। यही सिग्निफिकेंस है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का और ये हमें बता रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप लिख सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 और कितना मॉलिक्यूल आपको CO2 का मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और साथ में क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब ध्यान रहे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं दे रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल। ये 1 मॉलिक्यूल भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और 1 मोल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस अगर एक मॉलिक्यूल ना होके एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता, मतलब आपको क्या करना है, इसको सिंपली Na से मल्टीप्लाई करना है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मोल मिल जाएगा, है ना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे मीथेन के, मतलब 1 मोल मीथेन मिल जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन को आप Na से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल, 1 मोल methane reacts with 2 मोल oxygen to give 1 मोल CO2 and 2 moles of water. फाइन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कितना मोल हमारा रिएक्टेंट्स का कंबाइन करके कितने मोल हमें प्रोडक्ट्स के दे रहा है। अच्छा आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, अभी तो आपने मोल के टर्म्स में लिखा है ना, इसी स्टेटमेंट को आप अमाउंट के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे, या तो ग्राम्स के टर्म में लिख सकते हो, आप वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हो। इसको देखो कैसे लिखेंगे, हमें ये पता है, लास्ट क्लास में हमने जब मोल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स आप किस तरीके से निकालते हो वॉल्यूम के टर्म्स में। मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, है ना, जो भी वॉल्यूम हमने लिया है, वॉल्यूम टेकन या गिवन वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ऐसे भी मोल्स निकालते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है, मतलब अगर आपने नंबर ऑफ मोल 1 लिया है, 1 मोल लिया है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, और आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा, दैट वॉल्यूम, ये गिवन वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स, नो डाउट। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, आपने 2 मोल ले रखे हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 22.4 लीटर्स। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ मोल 3 ले रखे हो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये STP पर बात कर रहे हैं हम, STP पर ही ये जो वॉल्यूम है ये 22.4 लीटर्स होता है। अगर STP की कंडीशन नहीं है तो ये 22.4 लीटर नहीं होगा, ये जो कंडीशन है सिर्फ STP पर ही लगती है, याद रहे। चलो अब 1 मोल मीथेन है, 1 मोल मीथेन को हमने वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है भाई, तो 1 मोल मीथेन या 1 मोल
अब आपके पास अगर गैस दे रखी होगा, नंबर ऑफ मोल 1 हो, तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो 1 मोल मीथेन मीन्स 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑक्सीजन होंगे तो वॉल्यूम कितना होगा ऑक्सीजन का 2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन to give 1 mole of CO2। 1 मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 22.4 लीटर टू गिव 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर मतलब अगर नंबर ऑफ मोल 2 हो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर्स। किसका है ये वाटर का। अब देखो आप सोचोगे कि यहाँ पे मीथेन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर सबके लिए मैम ने यहाँ पर इसको यही वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना इस तरीके से जो निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के थ्रू निकाले जाते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स या वहाँ का वॉल्यूम कंपाउंड पर, टाइप ऑफ कंपाउंड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है सिर्फ इस पर, मतलब कंडीशन क्या है आपकी। STP होगा तो इस तरीके से आप निकालोगे, STP नहीं होगा तो फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ और वैल्यू आएगी। बट मोस्टली आपको क्वेश्चंस में STP ही दे रखा होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दे रखी होगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया है लीटर के टर्म्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लिया। अभी अगर आपको ग्राम्स के टर्म्स में बताना हो तो आपको पता है 1 मोल मीथेन है, 1 मोल मीथेन का आप मोलर मास निकाल लोगे। 1 मोल मीथेन का जो मोलर मास आएगा दैट इज कार्बन का कितना मास होता है मीथेन का निकाल लेते हैं। मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ मीथेन, 1 कार्बन है, कार्बन का मोलर मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1, तो कितना हो गया 16 ग्राम्स पर मोल। क्या आया मोलर मास ऑफ मीथेन। तो यू कैन राइट 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट्स विद हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन के है ना। अच्छा 2 मोल ऑक्सीजन के, और हमें पता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, O2 है ना। O2 में 2 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम्स पर मोल। क्या है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल का मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर मोलर मास है मतलब 1 मोल O2 का मोलर मास है, या 1 मोल O2 का जो मास है दैट इज 32। यहाँ पे कितने 2 मोल है तो कितना हो जाएगा मास 2 इंटू 32 ग्राम्स। O2 रिएक्ट कर रहा है आपको कितना लीटर कितना मास CO2 का देने के लिए। 1 मोल CO2 का मास कितना होगा मोलर मास ऑफ CO2, 1 कार्बन का मास इज 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आटम है, हर एक ऑक्सीजन आटम का मास कितना होगा, या हर 1 मोल ऑक्सीजन आटम का मास कितना होगा 16, तो ये 32 प्लस 12 44 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो 1 मोल CO2 का मास कितना है 44 ग्राम्स, तो 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2। और यहाँ पर 2 मोल्स वाटर है, 1 मोल वाटर का मोलर मास कितना होगा, 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है ना, और हर एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना है 1 प्लस 1 मोल ऑक्सीजन आटम्स है, किसमें 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन आटम्स है, और ऑक्सीजन आटम का मोलर मास कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 18 ग्राम्स पर मोल हो गया 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास। यहाँ पे 2 मोल है तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 ग्राम्स, क्या है वाटर का। ठीक है, तो आपने सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट लगा के आपने ये देख लिया कि कितना मॉलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट करेगा, कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, कितना मॉलिक्यूल CO2 मिलेगा और कितना मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा। तो आपने हर तरीके से देख लिया, मॉलिक्यूल के टर्म्स में देख लिया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, क्वांटिटी कितनी होगी, मोल के टर्म्स में देख लिया हमने कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख लिया, और ग्राम्स के वेट के रिस्पेक्ट में देख लिया, मास के रिस्पेक्ट में देख लिया। ठीक है, तो यही एक एप्लीकेशन है मोल कॉन्सेप्ट का, स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस का। हम इससे क्या क्लियर कट आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट वेट के टर्म, मास के टर्म में भी हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है,
तो हम यहाँ स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस से मूल कॉन्सेप्ट से ये पता लगा रहे हैं कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करके कितना अमाउंट प्रोडक्ट का दे सकता है, कब दे सकता है, अगर रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट हो रही हो, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्ट करके 100% कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा हो, उस केस में आप इस तरीके से चलोगे। अच्छा, हम वो चीज़ भी पढ़ेंगे जब रिएक्शन 100% कंप्लीट ना हो रही हो, वो केस भी पढ़ेंगे हम, बट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये है एप्लीकेशन मोल कॉन्सेप्ट की स्टोइकोमेट्री की। अच्छा, ये जो एग्जांपल लिया गया है, ये एग्जैक्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो आप नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी को भी रेफर करोगे तो पढ़ते टाइम आप देख लेना। चलो, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 1.3 है एनसीईआरटी की, विच इज़ ऑन पेज नंबर 17। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है, इसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने अभी एग्जांपल लिया है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.3 ऑन पेज नंबर 17। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब 16 ग्राम मीथेन का कंबशन किया है तो कितना अमाउंट वाटर का मिलेगा। तो एग्जैक्टली यही रिएक्शन बनेगी हमारी। अब रिएक्शन एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं। मीथेन क्या है, CH4 गैस। ठीक है, इसका कंबशन किया मतलब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हमने इसको बर्न किया है, तो हमें ये क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा हमें CO2 गैस और हमें मिलेगा साथ में वाटर गैस। ये हमसे पूछ रहा है वाटर के अमाउंट के बारे में। क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। अमाउंट ऑफ वाटर वो भी किस में निकालना है, ग्राम्स में निकालना है हमें वो अमाउंट। तो हमें वाटर का अमाउंट निकालना है कि कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, जब 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट करेगा। मीथेन कितना दे रखा है आपको, 16 ग्राम। अच्छा, और कुछ आइडिया नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में। वो किसकी बात कर रहा है, वो सिर्फ मीथेन और वाटर की बात कर रहा है। मीथेन और वाटर के अलावा और किसी कंपाउंड का उसने नाम लिया, ऑक्सीजन और CO2 का नाम लिया, नहीं लिया। तो आप सिर्फ कंसिडरेशन में मीथेन को और वाटर को ही रखोगे। ठीक है, तो अब बैलेंस सबसे पहला काम है आपका, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस किए बिना आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे। अगर आप ये गलती करते हो तो आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि रिएक्शन लिख के उस रिएक्शन को सबसे पहले आपने बैलेंस करना है। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करना है आपने अभी सीखा था। तो बैलेंसिंग इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, 2 मोल ऑक्सीजन के और 2 मोल वाटर के, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। ठीक है, ये होगी बैलेंसिंग। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि क्योंकि मीथेन और वाटर की बात हो रही है तो मीथेन और वाटर को ही कंसीडर करेंगे और बाकी दोनों स्पीशीज को नहीं देखेंगे। तो 1 मोल मीथेन आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे 1 मोल मीथेन गिव्स या प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर, है ना। 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर दे रहा है। अच्छा, 1 मोल मीथेन का, अब क्योंकि मास के टर्म में बात कर रहे हैं ना, ग्राम्स के टर्म में, तो हम इसको ग्राम्स में लिखेंगे। 1 मोल मीथेन मतलब 16 ग्राम मीथेन। 16 ग्राम मीथेन कितना देगा आपको वाटर, 2 मोल है। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम्स। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 × 18 ग्राम्स वाटर। दोबारा रिपीट कर दूं मैं कि 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर दे रहा है, 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 ग्राम मीथेन आपको कितना ग्राम वाटर का देगा, 2 मोल वाटर है। मोल को आपको सिर्फ और सिर्फ मास में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो 2 मोल वाटर का कितना हो जाएगा, 2 × 18 ग्राम। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 36 ग्राम्स वाटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 36 ग्राम्स आपको अमाउंट मिल जाएगा वाटर का। दिस इज द आंसर। बस इतना ही था, कितना ईजी है। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम करोगे विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 1.4 एनसीईआरटी की, पेज नंबर 17 पर। यह भी इसी के सीक्वेंस में ही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि कितना मोल मीथेन आपको बर्न करना पड़ेगा, कितने मोल मीथेन का। अब यहाँ पे जो अमाउंट की बात हो रही है मोल्स में हो रही है। कितने मोल्स मीथेन आपको रिक्वायर होंगे ताकि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो जाए कंबशन के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
आप इसकी रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन वुड बी द सेम, तो हम इसी को रेफ़र कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी स्पीशीज़ की बात हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किन किन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मीथेन के बारे में और CO2 के बारे में बात कर रहा है, तो हम सिर्फ मीथेन और CO2 को ही कंसिडरेशन में रखेंगे, बाकी को अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर पता है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस से कि 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 देता है, तो यू कैन राइट 1 मोल मीथेन गिव्स 1 मोल CO2, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुई है, तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल मीथेन का लगा होगा। तो आप क्या करो, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर ये मोल्स की बात कर रहा है, यहाँ पर ये वेट की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, तो आप क्या करो, मास को मोल में कन्वर्ट कर लो, है ना। मास को हमें मोल में कन्वर्ट करना आता है, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एक बार निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वुड बी इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2, दैट इज 44। तो यहाँ पे कितना हो गया, हाफ मोल। CO2 का हाफ मोल गिवन है, हाफ मोल देखो 1 मोल CO2 1 मोल मीथेन से मिल रहा है, तो हाफ मोल CO2 हाफ मोल मीथेन से मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन राइट कि इसको और उल्टे तरीके से लिख सकते हो आप कि 1 मोल CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल मीथेन। तो यहाँ पे आपको कितना मोल मीथेन CO2 का मिल रहा है, हाफ मोल, तो यू कैन राइट हाफ मोल। अगर 1 मोल CO2 1 मोल मीथेन दे रहा है, तो आधा मोल CO2 आपका प्रोड्यूस होगा आधे मोल मीथेन से, हाफ मोल मीथेन से, ठीक है। तो मीथेन का कितना मोल आ गया, हाफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिएक्टेड वुड बी इक्वल टू 0.5 मोल। तो ये आपका हो गया आंसर। बस इस तरीके से, इतने आसान तरीके से आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से ओके, नाउ लेट्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट और यू कैन से स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास KClO3 है, KClO3 का हमारे पास 367.5 ग्राम गिवन है। KClO3 का हमें इतना अमाउंट गिवन है और मोलर मास जो है KClO3 का दैट इज़ 122.5 और इस KClO3 का गिवन अमाउंट है। इतना अमाउंट KClO3 का को हम हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना ग्राम KCl का और कितना ग्राम ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा और कितने लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो देखने में हमें शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि अरे पता नहीं क्या है, इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, कैसे प्रोसीड करें, समझ नहीं आएगा, बट एक ही तरीका है इसको प्रोसीड करने का, वो हम देख चुके हैं अभी स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस में। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो भी आपको रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन को आप लिखोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे आप। तो आपके पास KClO3 को डिकम्पोज कर रहा है ना, ये KClO3 है, उसको हीट कर रहे हैं, मतलब उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो KClO3 प्रोडक्ट में क्या दे रहा है आपको, देखो एक तरीके से उसने हिंट भी दे रखा है, प्रोडक्ट में KCl और O2 बन रहा है। तो प्रोडक्ट में KCl मिल रहा है और हमें O2 मिल रही है। अच्छा, अब बैलेंस करना पड़ेगा हर एक आटम को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। एक पोटेशियम इधर है, एक पोटेशियम इधर है, पोटेशियम बैलेंस्ड। एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, क्लोरीन बैलेंस्ड। 3 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। अब तो क्या करोगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक काम हम कर सकते हैं कि इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, O2 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे। तो हम क्या, हमने इसको फ्रैक्शन में लेना चाह रहे हैं, हम इसको मतलब होल नंबर ही रखेंगे। तो हम करते हैं क्या कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 2 6, और इधर भी कितने हो गए, 3 × 6। तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। अब इधर 2 लगाने से 2 पोटेशियम इधर हो गए और 1 पोटेशियम इधर रह गया, 2 क्लोरीन इधर हो गए, 1 क्लोरीन इधर रह गया। तो हम KCl को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन तीनों ही एलिमेंट बैलेंस्ड हैं आपके, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको ग्राम्स में दे रखा है KClO3, तो पहले आप अमाउंट निकालो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालो।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं अगर हमें अमाउंट ग्राम्स में दे रखा हो? हम देख चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकलते हैं। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो मोल्स निकालने हमें KClO3 के, गिवन मास कितना है 367.5 और मोलर मास कितना है KClO3 का 122.5। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 3 मोल्स मिलेंगे किसके, KClO3 के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है 3 मोल KClO3 के लिए हैं, तो कितना कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा ये देखना है। तो सबसे पहले आप स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस लगाओगे। कैसे लगाओगे? आपको पता है यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बोल रही है कि 2 मोल KClO3 के डिकम्पोज होने के बाद 2 मोल KCl के देता है और 3 मोल ऑक्सीजन के देता है। तो आप लिखोगे 2 मोल्स ऑफ KClO3 decomposes and give 2 moles of KCl and 3 moles of oxygen gas। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, बहुत आसान तरीका है। अच्छा, अब आपके पास कितने मोल गिवन है KClO3 के? 3 मोल है। तो अब इसी डाटा को आगे लेके चलते हुए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 मोल KClO3, 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन दे रहा है, तो 1 मोल KClO3 कितना देगा? 1 मोल KClO3 1 मोल KCl का देगा और 3/2 मोल O2 का देगा। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 2 था ना, तो 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया, तो ये 1 1 और ये 3/2। ठीक है, अब 1 मोल KClO3 का 1 मोल KCl और 3/2 मोल O2 दे रहा है, तो आपके पास कितने अवेलेबल हैं? आपके पास 3 मोल्स KClO3 के अवेलेबल है। तो यू कैन राइट देयरफॉर 3 मोल KClO3 विल गिव 3 मोल ऑफ KCl एंड 3 into 3/2 मोल्स ऑफ O2। तो कितने मोल्स हो गए आपके पास O2 के? 9/2 मोल्स ऑक्सीजन के हो गए। तो आप कलेक्टिवली यहाँ पर ये डाटा लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितने आपके पास, कितने मोल आए? 3 मोल KClO3 अगर रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल जो अवेलेबल KClO3 था वो रिएक्ट कर रहा है, तो 3 मोल KCl के देगा, 3 मोल KCl के प्रोड्यूस हुए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस हुए? ऑक्सीजन के 9/2 मोल्स प्रोड्यूस हुए। फाइन। अब आपको क्वेश्चन में ए पार्ट में क्या पूछ रहा है? ए पार्ट में पूछ रहा है कि अगर इतना ग्राम KClO3 मतलब 3 मोल KClO3 डिकम्पोज हो रहा है, तो कितना ग्राम KCl और कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ग्राम्स में नहीं है अमाउंट, आपके पास यहाँ मोल्स में है, नंबर ऑफ मोल्स में अमाउंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स में अमाउंट है तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे? मोल्स को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट मास। तो मास कैसे आएगा? अगर आप मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको KCl और O2 का मोलर मास पता होना चाहिए। तो मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा? मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl दैट इज 3 इंटू मोलर मास ऑफ KCl इज 74.5। हम यहाँ लिख देते हैं मोलर मास ऑफ KCl इज इक्वल टू 74.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास हो गया, ये 3 मोल्स है ना। दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 223.5 ग्राम्स। ठीक है, ऐसे ही आप मास ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस निकाल लोगे। मास ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू, मास वुड बी इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 9/2 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, दिस वुड बी इक्वल टू 32। तो आपके पास मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 144 ग्राम्स। ठीक है, तो आपके पास 144 ग्राम्स O2 का मिला है आपको प्रोड्यूस होके, और 223.5 ग्राम्स KCl का प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में क्या बोल रहा है? बी पार्ट में पूछ रहा है कि कितने लीटर ऑक्सीजन गैस की प्रोड्यूस होंगे STP पर।
अब कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में, आपसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड पूछ रहा है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड पता है 9/2। तो आप मोल्स का एक तरीका क्या होता है, मोल्स एक तरीके से ऐसे भी निकलता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, एट एसटीपी, और आपको एसटीपी की ही कंडीशन दे रखी है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। अब पूछ रहे ना हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए जितने भी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हैं उनको आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ O2 वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स हैं, इंटू 22.4 लीटर। ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स हैं, 9/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है, और वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा विच इज़ 100.8 लीटर्स। तो आपको 100.8 लीटर्स मिल जाएंगे। ये किसके हो जाएंगे, 100.8 लीटर्स ऑफ O2 गैस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस करने हैं जो कि बहुत इजी है। ठीक है, दिस इज़ अ ईजीएस्ट वे टू डू द क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट।